नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपीजीके में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मध्य प्रदेश के आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह 25 प्रश्नों वाली सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं वे इस बात को जानते होंगे कि 100 प्रश्नों वाली जो सीरीज थी वह मध्य प्रदेश के लगभग हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थी और प्रत्येक एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न बने हैं। तो उसी ढंग से कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ यह फिर से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस संभाग से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये रेखा भारत की मानक समय रेखा है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये भारत की मानक समय रेखा है, यानी कि यही भारत में समय को निर्धारित करने वाली रेखा है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सिंगरौली, जहाँ से होकर के ये गुजरती है। जो एकमात्र ज़िला है सिंगरौली जहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। और सिंगरौली जो है ये रीवा संभाग में पड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि ये रीवा संभाग से होकर के गुजरती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सतपुड़ा, मेकाल और विंध्य पर्वत श्रेणियां आपस में मिलती हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये पटवारी का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक तरफ से सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियां हैं और यहाँ से, हालांकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है मेकाल पर्वत श्रेणी, जो कुछ ऐसे चला जाता है और यहाँ पर ही आकर के मिलती हैं ये विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार। तो ये जो स्थान है ये कहलाता है अमरकंटक, यानी कि आप याद रखेंगे कि अमरकंटक में ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ आपस में स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ कुछ आपको बांध दिए गए हैं और एक तरफ उनके जिलों की स्थिति दी गई है, यानी वह किस जिले में स्थित है। पगारा बांध की अगर हम बात करें तो ये मुरैना जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि ये आसन नदी पर बना है, क्योंकि कई बार नदी को भी पूछ लिया जाता है। तो ये आसन नदी पर बना है। नलसेसा बांध की अगर हम बात करें तो ये बालाघाट में है। आप सभी जानते हैं कि ये बालाघाट में स्थित है और चंदन नदी पर स्थित है। आप याद रखेंगे चंदन नदी, लेकिन आपको साथ में याद रखना है इसी नदी के किनारे राम पायली का मेला लगता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। तो आप याद रखेंगे राम पायली का मेला ये जो चंदन नदी है इसके किनारे लगता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे पैसारी बांध ये ग्वालियर में है, बिल्कुल सही है। और ये जो है मोवर नदी पर स्थित है। ठीक है, मोवर नदी पर ये स्थित है, छोटी सी नदी है। आपदा बांध की अगर हम बात करें तो ये शिवपुरी में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपदा बांध मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कराया है। ये श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में स्थित है, यानी कि ये श्योपुर जिले में है। और याद रखना है यहाँ एक छोटी सी नदी है सीप नदी, जो इसमें अपना जल छोड़ती है, यानी कि ये उसके किनारे स्थित है। तो आप याद रखेंगे कि इनमें से ये जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद शिवपुरी में नहीं श्योपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति के द्वारा किस पर्व के अवसर पर मधुमक्खी की पूजा की जाती है। तो देखिए आप याद रखेंगे लारूकाज को। जो लारूकाज है ये वास्तव में गोंड जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे रातोना की अगर हम बात करें तो ये जो रातोना है ये वास्तव में बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसमें जो है ये लोग मधुमक्खी की पूजा करते हैं। साथ में आपको नवन्ना भी याद रखना है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। नवन्ना बुंदेलखंड में प्रचलित एक पर्व है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि ये जो नवन्ना है इसे छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। तो ये वास्तव में एक नई फसल कटने के रूप में मनाया जाता है। जब नई फसल आती है तो उस समय इसे मनाया जाता है, लेकिन इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये जो है राइट आंसर होगा बी, यानी कि रातोना। रातोना में बैगा जनजाति मधुमक्खी की पूजा करती है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
अब यहाँ आपको सूची फर्स्ट दी गई है जिसमें खिलाड़ी दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके खेल के बारे में बताया गया है। तो अब आइए देखते हैं इनको कुछ ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से करना इन ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा सरल हो जाता है। अब अगर हम बात करें इनमें से कुछ नाम, जैसे चिंकी यादव है, अक्षत जोशी है, मुस्कान किरार है, खम्मन सिंह है, तो आपने दो नाम बहुत सुने होंगे। एक है मुस्कान किरार, तो आप इनके खेल के बारे में अगर जानते हैं तो ये याद रखेंगे कि ये तीरंदाजी करती हैं, ठीक है। तो इसे आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि सी का 4 किसमें है, एक तो इसमें है और दूसरा इसमें है, सी में 4 है। आप जानते हैं कि खम्मन सिंह, ये भी आपने सुने होंगे, तो ये जो है हॉकी से जुड़े हुए हैं, तो डी का 3 होगा, डी का 3 होगा, तो ये इसमें है नहीं है, तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आप इससे मिलान कर सकते हैं कि जो चिंकी यादव हैं ये शूटिंग करती हैं, ठीक है, और अक्षत जोशी हैं ये घुड़सवारी करते हैं। अब इन चारों को आप याद रखेंगे, आगे आने वाले एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सेंट्रल सीमेन स्टेशन कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल सीमेन स्टेशन है ये भोपाल में स्थित है, आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये जो है ये पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करने वाले सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने 1919 में इस पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी, लेकिन आपको याद रखना है कि ये 1919 में जो की थी इसे बाद में यानी कि आगे चल कर के सांची पुरातत्व संग्रहालय का नाम दे दिया गया। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का साइंस मैन किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जन्मे और जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा, और ये जो है महान व्यक्तित्व थे। इन्हें मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहा जाता है, यानी कि इन्हें साइंस मैन कहा जाता है। इनका नाम है अनिल काकोडकर, जन्म बड़वानी। आप याद रखेंगे, ये फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार बत्तोबाई का संबंध किससे है? देखिए आप सभी जानते हैं कि बत्तोबाई काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो इनका संबंध जो है किससे है? इनका संबंध है गुड़िया शिल्प से, ठीक है, इनका संबंध गुड़िया शिल्प से है। गुड़िया शिल्प के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप याद रखेंगे कि ग्वालियर। ग्वालियर गुड़िया शिल्प के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, द मुरिया एंड देयर घोटुल ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए जब भी हम जनजातियों की बात करते हैं तो एक व्यक्ति है जिसकी कुछ किताबें हमेशा के लिए याद रखी जाती हैं मध्य प्रदेश में। जैसे एक है द मुरिया एंड देयर घोटुल और दूसरी है द बेगा, ठीक है, द बेगा। ये द बेगा और ये जो द मुरिया एंड देयर घोटुल, ये दोनों ही रचनाएं बेरियर एल्विन की हैं। बेरियर एल्विन वास्तव में इंग्लैंड के निवासी थे, लेकिन आगे चलकर के भारत की नागरिकता इन्होंने ले ली, और यहाँ पर विशेष करके मध्य प्रदेश में इनके काफ़ी रिसर्च हुए और इन्होंने ये 2 प्रसिद्ध रचनाएं रची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, यानी कि बेरियर एल्विन जो है इन दोनों पुस्तकों के राइटर हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जिन लोगों को ये प्रश्नों की वीडियो PDF चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी जो लिंक है ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जा सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के जी के कोई ट्रैकर जो है सर्च भी कर सकते हैं, तो वहां से भी आप पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में पारित किया गया था, तो आप ये याद रखेंगे। इसके अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन होना था, और अगर हम बात करें इस जिला योजना समिति के अध्यक्ष की, ये कई बार पूछा जाता है, तो जो जिला प्रभारी मंत्री होता है वह इसका जो है अध्यक्ष होता है, तो ये आप याद रखेंगे। इस प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, चिमाता क्या है? देखिए अगर आपसे चिमाता पूछे तब, और एक है वेवर या फिर डाहिया, वेवर या फिर डाहिया, ये 2 प्रश्न आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये है क्या? चिमाता जो है ये वास्तव में चिमाता
एक प्रकार की झूम कृषि है, यानी कि ये झूम कृषि है, और बेबर भी एक प्रकार की झूम कृषि है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये जो झूम कृषि है ये किस जनजाति के द्वारा की जाती थी, और हालांकि आजकल इस पे काफ़ी प्रतिबंध है तो आप इसे ये याद रखेंगे, लेकिन ये प्रचलित थी किसमें, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चिमाता जो है ये भील जनजाति में प्रसिद्ध थी झूम कृषि के रूप में, और जो बेबर या डाहिया है ये झूम कृषि प्रसिद्ध है किसमें, बैगा जनजाति में। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, दोनों ही प्रश्न एग्जाम में घूम फिर के पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, छुइया घाटी रेल सुरंग किन दो जिलों को आपस में जोड़ती है। ये देखिए लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये प्रश्न बना है, और ये छुइया जो घाटी रेल सुरंग है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कि इसकी जो लंबाई है लगभग 3 से 3.33 किलोमीटर, यानी कि आप तो 3 प्लस याद रखेंगे, 3 प्लस किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन साथ में आप याद रखेंगे कि ये जो है किस किस को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है गोविंदगढ़, अगर हम स्थानों की बात करें तो गोविंदगढ़ से बघवार। ठीक है, बघवार। अब ये किन जिलों में पड़ते हैं, तो गोविंदगढ़ पड़ता है आप सभी जानते हैं रीवा में, और बघवार की बात करें तो ये पड़ता है सीधी में, यानी कि ये इन दोनों को आपस में जोड़ती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, ये आप फैक्ट याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो बी होगा, लेकिन अन्य फैक्टों को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम का आगर गांव ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये नर्मदापुरम का है आगर गांव, एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा ये है कि ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है टंगस्टन के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर स्थापित किया गया है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो देश का पहला शहीद मंदिर है, देश का पहला शहीद मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप एक तो ये याद रखेंगे कि ये मुरैना में स्थापित किया गया है। तो मुरैना जिले में जो है ये स्थापित किया गया है। साथ में ही ये किसकी पुण्यतिथि थी या किसके पुण्यतिथि पर स्थापित हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है मुरैना जिले में ही हुआ था, तो आप इसलिए भी याद रखेंगे। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि पर देश को जो है समर्पित किया गया, स्थापित होकर के ये बना है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देश का पहला जो है ये मंदिर है, पहला शहीद मंदिर है जो मुरैना में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध रचना और उनके लेखक दिए गए हैं। जैसे हम आगे देखते हैं, ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को हल करना थोड़ा सा आसान होता है, पर इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे आपको कोई भी फायदा शायद न मिले, क्योंकि यहाँ ऑप्शन मिलान करने के लिए नहीं है, बल्कि डायरेक्टली पूछा गया है कि कितने सही हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ रसमंजरी की, तो रसमंजरी भानुदत्त मिश्र की रचना है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम मान कोतूहल की बात करें तो मान कोतूहल बृंदालाल वर्मा की रचना है, ये गलत है। अमरेश विलास की अगर हम बात करें तो ये नीलकर की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। मृगनयनी ये मानसिंह की रचना है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसमें सही क्या है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ आप ये तो समझ गए होंगे कि एक तो ये सही है और दूसरा ये सही है, यानी कि 1 और 3 केवल सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप याद रखेंगे कि केवल 1 और 3 इसमें सही हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि ये रचनाएं पूछी जाती हैं। मृगनयनी ये वास्तव में एक उपन्यास है जिसके रचनाकार जो है बृंदालाल वर्मा जी हैं। ठीक है, मान कोतूहल मानसिंह की ही रचना है, तो आप ये याद रखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा हेरफेर करके ये प्रश्न पूछा है, आप दोनों ही प्रश्नों को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना भोपाल में 1984 में की गई थी, तो राइट आंसर सी है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है भोपाल में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, बनास नदी के किनारे स्थित पार्सिली अपने रेतीले तटों और हरियाली के सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए आप याद रखेंगे कि ये जो पार्सिली है, पार्सिली एक स्थान है, यहाँ पर पार्सिली रिसोर्ट भी है, ये बीच जंगल में बनास नदी के तट पर बना हुआ है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि यहाँ जो रेतीली नमी लेकर के तटीय जो मिट्टी है या रेत के कण हैं वहाँ पर पैरों
के हिसाब से चलना, यानी कि नंगे पैर चलना काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो आप अगर कभी मौका लगे तो आप यहाँ जा सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, बनास नदी के किनारे है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये प्रश्न पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें 1 या 2 बार आया हुआ है। एक बार पुलिस में पूछा गया था, लेकिन रिसोर्ट को लेके पूछा है, पटवारी में पूछा है, तो ये अपने स्थान के लिए पूछा है। तो आप दोनों को याद रखेंगे कि पार्सली और पार्सली रिसोर्ट यहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम जनगणना थी, प्रथम जनगणना जो मानी जाती है ये 1961 में मानी जाती है। और 1961 के बाद में 1971, 1981, 1981, 1991 आप सभी जानते हैं कि ये जो है 10 साल के बाद में ये जो है होती है, तो आप ये याद रखेंगे। और 2011, तो अगर हम बात करें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि मध्य प्रदेश जो 2011 की जनगणना है ये मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। और प्रथम पूछी जाए तब भी आप याद रखेंगे कि 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो आप ये याद रखेंगे कि ये 1995 में जो है बना था। और इसी गठन के बाद में, माफ कीजिएगा, इसके जो बनने के बाद में इसमें कुछ प्रावधान किए गए जिसके तहत राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। कब? 23 मार्च। आप डेट सहित याद रखेंगे क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में डेट सहित पूछे गए हैं। तो ये जो है 23 मार्च 1998 को इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय जो है भोपाल में रहा, तो आप ये याद रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष के तौर पे आप याद रखेंगे श्रीमती हेमवंत पोर्ते जी को। तो ये जो है ये इस आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी एक गेहूं की प्रसिद्ध किस्म है। तो देखिए गेहूं की किस्म अगर आपसे पूछी जाए तो आप याद रखेंगे कि गेहूं की जो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध किस्में हैं, ये एक तो आप लोकमन याद रख सकते हैं, लोकमन के बाद में सरबती याद रख सकते हैं, सरबती भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। सुजाता मध्य प्रदेश में खूब उपजाई जाती है। एक है कल्याण सोना, ये भी मध्य प्रदेश में गेहूं की प्रसिद्ध किस्म है। साथ में ही सोनालिका याद रख सकते हैं, सोनालिका भी ये गेहूं की प्रसिद्ध किस्म है। तो इनमें से अगर हम देखें कौन सी है, अलंकार, ये अलंकार, प्रतिकार, अहिल्या, ये सोयाबीन की प्रसिद्ध किस्में हैं। कल्याण सोना ये जो है इसकी गेहूं की प्रसिद्ध किस्म है। तो राइट आंसर इसका बी है। अल्फांसो है, अरुणिमा है, नीलम है, ये आम की कुछ प्रसिद्ध किस्में हैं। तो ये दोनों आम के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अलंकार, प्रतिकार ये और अहिल्या ये सोयाबीन की प्रसिद्ध किस्म हैं, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये करंट से जुड़ा हुआ है, जो मैंने 2024 के करंट अफेयर्स से ही उठाया है। तो 23-24 का करंट अफेयर्स आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार कीजिए। यहाँ आपको 3 कथन दिए गए हैं कि यह जो है जनवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा है कि इसका उद्देश्य है मोटे अनाजों में आप सभी जानते हैं मक्का, गेहूं, माफ कीजिए मक्का है, बाजरा है और रागी है। ये जो है कुछ मोटे अनाज होते, कुदकी है, ये मोटे अनाज हैं जिनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों ही कथन सही हैं। इसकी जो है इसका प्रारंभ जो है जनवरी 2024 में किया गया। इसका उद्देश्य था मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाना और उसमें जो है कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार कृषकों को प्रति किलो श्री अन्न उत्पादन पर 5 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। देखिए श्री अन्न मोटे अनाजों को ही कहा जाता है, पहले तो आप ये याद रखेंगे। तो श्री अन्न के उत्पादन पर मध्य प्रदेश सरकार 5 रुपये देती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके प्रोत्साहन के रूप में 10 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे 10 रुपये प्रति किलो मध्य प्रदेश शासन इसमें जो है देती है, तो आप इतना याद रखेंगे, 5 रुपये नहीं है। तो इसमें एक तो ये सही है, दूसरा ये सही है। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में केवल 1 और 2 सही हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। दोनों ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कब की गई थी और कहाँ की गई थी। तो आप ये तो याद रखेंगे कि इसकी स्थापना जो है भोपाल में की गई थी, लेकिन कब की गई थी, तो 1976 में की गई थी। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। तो मालवा का कश्मीर कहा जाता है नरसिंहगढ़ को, नरसिंहगढ़ को। तो ये जो है इसका राइट आंसर बी होगा, नरसिंहपुर नहीं है, आप याद रखेंगे नरसिंहगढ़ को। नरसिंहगढ़ में एक चिड़ी खो झील स्थित है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, चिड़ी खो। साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे ये किस जिले में है, क्योंकि कई बार जिला भी पूछ दिया जाता है। तो ये जो है राजगढ़ जिले में है। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुमेन अभिलेख किससे संबंधित है। तुमेन अभिलेख ये लास्ट प्रश्न है, तो आप ये भी याद रखेंगे। तुमेन अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये सम्राट अशोक से संबंधित है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि अशोक नगर में ये प्राप्त हुआ है। और आप ये भी जानते होंगे कि इस अशोक नगर का नाम सम्राट अशोक के नाम पर ही रखा गया है। तो आप ये देखा होगा कि तुमेन अभिलेख का संबंध सम्राट अशोक से है और कहाँ प्राप्त हुआ है, अशोक नगर में प्राप्त हुआ है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इस प्रश्न की इस वीडियो के जो भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथ में जो फैक्ट बताए वह जो फैक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें भी याद रख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर ही सकते हैं। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।